नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विज्ञान विषय का है, पाचन तंत्र यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि पाचन शब्द हम जानते हैं, जनरली जैसे ही पाचन शब्द हमारे सामने आता है तो हम ये सोचते हैं कि पाचन कहाँ हो रहा है, हमारे पेट में हो रहा है। लेकिन पाचन केवल पेट में ना होकर पाचन की जो प्रोसेस होती है वो हम डायग्राम में देख सकते हैं कि मुख से शुरू होती है। यहीं से भोजन जैसे ही मुख के अंदर प्रवेश करता है, पाचन का काम शुरू हो जाता है। मुख के अंदर प्रवेश करके ये ग्रास नली से होते हुए आमाशय तक पहुंचता है। आमाशय में स्टोर होता है। लीवर और पित्ताशय के द्वारा कुछ पाचक रस छोड़े जाते हैं। उसके बाद भोजन यहाँ ड्यूडेनम से होते हुए यहाँ छोटी आंत में प्रवेश करता है, जहां भोजन का बचा हुआ पाचन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद जो अवशिष्ट होता है वो प्रवेश करता है कहाँ, बड़ी आंत में, जहां जल का अवशोषण होता है। और इस तरह से यहाँ पर भोजन इसके अंतिम पॉइंट यानी कि बड़ी आंत के अंत में पहुंचता है, जिसे हम मलाशय कहते हैं, और वहीं से इसको शरीर के बाहर अपशिष्ट के रूप में निकाल दिया जाता है। तो हम देखेंगे पाचन को पूरी डिटेल में, वन बाय वन, एक एक करके हम देखेंगे कि पाचन शरीर में कैसे होता है और इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन से एंजाइम्स मिलते हैं, कौन कौन से इनके अंगक कार्य करते हैं और किस प्रकार का सहयोग प्रदान करते हैं। पाचन का जो सामान्य अर्थ है, भोजन द्वारा ग्रहण किए गए जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जटिल अणुओं के रूप में होता है, जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो पाचन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि भोजन को सरल अणुओं के रूप में तोड़कर बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब करें, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब बॉडी में श्वसन की क्रिया होती है जिससे कि ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा को हम अपने वृद्धि एवं विकास में तथा प्रजनन आदि कार्यों में उपयोग करते हैं। ये पाचन का मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम बात करते हैं कि पाचन किस प्रकार की क्रिया है। तो पाचन भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं पाचन के अंतर्गत। भौतिक में जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो भोजन करते समय हमारा मुख चलता है, दांत भोजन को पीसते हैं, हमारी जीभ भोजन को पलटती है। भोजन मुख से आहार नाल के इस ग्रसिका वाले पार्ट से नीचे खिसकता है क्रमानुकुंचन गति के द्वारा। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, भोजन मुख से आमाशय तक किस गति के द्वारा पहुंचता है। एक्चुअल में ऐसा क्या हो जाता है कि जैसे ही हम भोजन को निगलते हैं, भोजन धीरे धीरे कहां, यहां पहुंच जाता है। जनरली हमें लगता है कि भोजन सीधे, हमने जैसे ही निगलना शुरू किया, भोजन उठ के सीधा सीधा यहां आ गया। ऐसा नहीं होता है। भोजन छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में इस ग्रसिका में प्रवेश करता है, और ग्रसिका में सिकुड़ने फैलने की क्रिया होती है, जिसे हम क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। इस गति के द्वारा भोजन धीरे धीरे खिसकते हुए कहां पहुंचता है, आमाशय में। ठीक, तो हम भोजन जैसे ही यहां पर आमाशय में पहुंचता है तो भोजन में यहां पर क्या शुरू हो जाता है, पाचन तेज गति से शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे पाचन तंत्र को मुख्यतः दो भागों में पढ़ा जाता है। पाचन तंत्र के मुख्यतः दो भाग हैं। पहला होता है ये आहार नाल, और दूसरा है पाचक ग्रंथियां। मनुष्य की जो आहार नाल होती है वो लगभग 32 फीट लंबी होती है एक वयस्क में। मनुष्य के हाइट और आकार के हिसाब से इसका जो साइज है वो कम ज्यादा हो सकता है। आहार नाल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले मुख गुहिका, उसके बाद है ग्रास नली, इसके बाद आता है भोजन आमाशय में। आमाशय के बाद जो है वो क्षुद्रांश यानी कि छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत के बाद कहां पहुंचता है, बृहदांश यानी कि बड़ी आंत में पहुंचता है। और बड़ी आंत के बाद यहां पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है जल का, और यहां पर अंत में जो भोजन पहुंचता है वो कहां पहुंचता है, मल द्वार यानी कि गुदा में पहुंचता है। अब पूरे के पूरे भोजन के पचने की क्रिया में कुछ ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में जो पाचक रस और एंजाइम मिलाती हैं। उन ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। पहली ग्रंथि है लार ग्रंथि, दूसरी है जठर ग्रंथि, तीसरी है लिवर, और साथ में लिवर में उपस्थित होता है पित्ताशय। इसके बाद आती है अग्नाशय ग्रंथि, और अंत में हम पढ़ेंगे आंत में उपस्थित ग्रंथियों के बारे में, जो भोजन में
अन्य पाचक रस मिलाती हैं छोटे छोटे, जो कि भोजन को और छोटे टुकड़ों में तोड़ने में सहायक होते हैं ताकि भोजन शरीर में आसानी से अवशोषित हो सके। चलिए हम पाचन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। भोजन सबसे पहले मुख में प्रवेश करता है। मुख में हमारे तीन प्रकार की संरचनाएं होती हैं। पहले को हम क्या कहते हैं, दांत कहते हैं। दांत का जो मुख्य काम होता है भोजन को चबाना, क्योंकि भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वो बड़े टुकड़ों में ग्रहण करते हैं। भोजन दांत के द्वारा चबाकर छोटे टुकड़ों में पीसा जाता है। उसके बाद है मुख में जीभ। जीभ का काम होता है हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को चबाते समय पलटना। और तीसरी संरचना है लार ग्रंथियां। हमारे मुख में जो लार ग्रंथियां होती हैं वो लार रस का स्रावण करती हैं और लार भोजन में मिक्स होकर भोजन को लसलसा बनाता है। भोजन में लार को मिक्स करने का काम मुख में उपस्थित जीभ का होता है। जीभ में कुछ और संरचनाएं भी होती हैं जिनको हम स्वाद कलिकाएं कहते हैं। स्वाद कलिकाएं हमें अलग अलग स्वाद का अनुभव कराती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दांत है क्या। दांत कुछ कठोर ऊतक होते हैं। दांतों के अध्ययन को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों को जिस चीज से नुकसान होता है वो तत्व है फ्लोरीन। फ्लोरीन से दांतों को बहुत नुकसान होता है और दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। दांतों में पीलापन आ जाता है, दांत जल्दी झड़ जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दांतों का जो बाहरी भाग होता है, बाहरी परत को हम एनेमल कहते हैं, जो कि कैल्शियम एपेटाइट की बनी होती है। यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। दांतों के जो आंतरिक भाग हैं, दांतों के आंतरिक भाग को हम डेंटाइन कहते हैं। अब बात आती है दांतों की संख्या की, कि हमारे मुख में कितने दांत होते हैं। तो जनरली आप लोगों ने सुना है कि दांत 32 होते हैं, लेकिन ये हर अवस्था में 32 नहीं होते। 32 दांत केवल वयस्क अवस्था में होते हैं, लगभग 20 या 22 साल की उम्र के बाद। इससे पहले जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय जो दांत आते हैं लगभग 8 से 10 महीने में, उन दांतों की संख्या होती है 20। और उसके बाद वो दांत झड़ जाते हैं, यानी कि निकल जाते हैं, और पुनः उन्हीं स्थानों पर दांत आते हैं जिनकी संख्या होती है 28। और उसके बाद जैसे ही जैसे व्यक्ति वयस्क होता जाता है, कुछ दाढ़ आती हैं अंतिम वाले, यानी कि मोलर दांत आते हैं, इनकी संख्या होती है 4। तो 28 और 4 कितने हो गए, 32। यानी कि मनुष्य के जीवन काल में कुल 32 और 20 दोनों मिलाकर कुल 52 दांत निकलते हैं। यह कंफ्यूजन वाला सवाल है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो जनरली आदमी कितने टिक करेगा, 32। लेकिन ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब क्या होगा, 20 दांत तो आपके पहले ही बचपन में निकल चुके हैं, वो झड़ गए, और उसके बाद जो दांत आए हैं वो 32 हैं। तो 32 और 20 दोनों कितने हो गए, 52 दांत। तो पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, 52 दांत निकलते हैं। हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांत कौन से हैं? सबसे पहले आप जो देख रहे हैं डायग्राम में, ये आगे के जो दांत दिख रहे हैं, चपटे दांत, इनको हम इंसाइजर या कृंतक दांत कहते हैं। कृंतक दांतों का जो काम होता है वो है भोजन को कुतरना या काटना। कुछ जीवों में ये दांत विकसित होते हैं और कुछ जीवों में सामान्य होते हैं। जैसे चूहा, चूहे में ये कृंतक यानी कि इंसाइजर दांत बड़े साइज के होते हैं, इसलिए चूहा कुतरने का काम ज्यादा करता है। इंसाइजर दांत के जस्ट बगल वाले जो दांत होते हैं, लगभग वी आकार के, इस शेप के जो दांत होते हैं, उनको हम कैनाइन दांत कहते हैं, जिनका काम होता है चीरना या फाड़ना। जो मांसाहारी जीव होते हैं, प्योर मांसाहारी जिनको हम कहें, जैसे शेर, बिल्ली, लोमड़ी, भेड़िया, कुत्ता आदि, इन सभी में एक कैनाइन दांत बहुत विकसित होते हैं। उसका कारण यह है कि नेचर ने इनको केवल मांस खाने के लिए बनाया है। अब मांस को चीरने का काम करना पड़ता है, फाड़ने का काम करना पड़ता है, इसलिए इनमें ये दांत
थोड़े विकसित होते हैं ताकि ये मांस को आसानी से चीर या फाड़ सकें। इसके बाद जो दांत आते हैं वो हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर दांत भोजन को और छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिसको हम कह सकते हैं भोजन को चबाना। भोजन चबाने का काम प्रीमोलर दांत कर रहे हैं। इसके बाद जो अंत में हमारी जो दाढ़ होती हैं और चपटी और बड़े साइज की होती है, जिनको हम मोलर दांत कहते हैं। मोलर दांत का काम होता है भोजन को बिल्कुल बारीक टुकड़ों में पीसना। आप ये देख सकते हैं, ये जो अंत वाले दांत हैं इनको हम क्या कहते हैं? मोलर दांत कहते हैं। यदि हम दांतों की आंतरिक संरचना देखें तो दांतों को हम बांट सकते हैं दांत की संरचना को 3 भाग में। सबसे ऊपरी भाग जो आपको दिखता है जनरली दांत का, वो कहलाता है क्राउन। बीच वाला भाग नेक कहलाता है और अंदर वाला जो भाग है उसको हम रूट कहते हैं। रूट मसूड़ों के अंदर बहुत अंदर तक धंसी रहती हैं, जो दांतों को मजबूती प्रदान करती है। इसके बाद हम देखते हैं दांत कितने कितने और कहां कहां पर स्थित होते हैं। तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये एडल्ट का फॉर्मूला है 2123 अपॉन 2123। यहां अपॉन का मतलब ये है कि ये वाले ऊपरी वाले जबड़े के दांत हैं और ये वाले जो दांत है वो निचले जबड़े के दांत है। और ये जो चाइल्ड है, बच्चों में ये दांत जो होते हैं वो इसका फॉर्मूला ये है, बीच में आपको 0 दिख रहा है, यानी कि बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं होते। यही दांत हैं जो बच्चों में विकसित नहीं होते, इसीलिए बच्चों में ये 4 दांत, प्रीमोलर के ये जो 4 दांत है वो कम होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है डेंटाइन फॉर्मूला 2123 अपॉन 2123, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। एक्चुअल में इसको निकालते कैसे हैं? मान लो कि ये आपका जबड़ा है, जबड़े को हम नाक की सीध में बिल्कुल बीच से बांट देंगे, तो ये जो 2 दांत शुरू के आएंगे आपके ये वाले, इनको हम इंसाइजर दांत कहेंगे। इसके बाद जो एक दांत आपका वी आकार का आएगा वो कैनाइन दांत है, ये वाला। इसके बाद जो 2 दांत आएंगे वो आपके प्रीमोलर आएंगे, ये वाले। और इसके बाद जो 3 दांत हैं वो हैं आपके मोलर। तो ये कुल कितने दांत हो गए? 2, 1 3, 2 5 और 3 8 दांत हो गए। 8 दांत ये जबड़े के एक तरफ के दांत हैं। ऐसी ही संरचना दूसरी तरफ भी होगी, मतलब 8 यहां के हो गए और 8 यहां के हो गए। ये आपका एक जबड़ा है, ऊपरी वाला भाग। और ऐसे ही जो दूसरा जबड़ा होगा आपका, यहां भी ऐसे ही 8 दांत इस तरफ के और 8 दांत इस तरफ के। तो कुल कितने दांत हो गए आपके? 32। इसलिए इसमें कंफ्यूज होने का काम नहीं। ये जो फॉर्मूला दिया गया है 2123 अपॉन 2123 एडल्ट का, इसको गिनते कैसे हैं? जबड़े को बीच से बांटना है और उसको एक तरफ के दांतों को गिनना है। ये कितने आएंगे? 8। ऐसे ही 8 दांत दूसरी तरफ के, तो 8 और 8 16 हो गए। ये एक जबड़े के दांत हो गए और उसी तरह 16 दांत हो जाएंगे आपके दूसरे जबड़े के। तो कुल दांत कितने हो जाएंगे? 32। इसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। कृंतक 4 दूनी 8 ये हो गए, रदनक 2 और 2 4 ये हो गए, अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर 4 दूनी 8 ये हो गए, और चवर्णक हैं 6 दूनी 12। ये कुल दांत कितने हो जाएंगे आपके? 32 दांत हो जाएंगे। दांतों के बाद हम बात करते हैं लार ग्रंथियों की। हमारे मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे पहली लार ग्रंथि है पैरोटिड, दूसरी है सबलिंगुअल और तीसरी है सबमैंडिबुलर। हम आपको इसमें दिखा रहे हैं डायग्राम में। ये वाली जो है पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इन तीनों में से सबसे बड़ी कौन सी है? पैरोटिड है, जो कि कान के पास होती है। दूसरी है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड कहां होती है? आप देखेंगे जीभ के दोनों ओर, आपके मुंह के तल के नीचे। जीभ के दोनों ओर मुंह के तल के नीचे मतलब जीभ जहां से आपकी तालू से जुड़ती है उसके दोनों तरफ। तीसरे नंबर पे जो आती है वो है आपकी ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है वो आपके जबड़े के जस्ट नीचे होती है, सबसे लास्ट में, यहां पर जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर जबड़े के लास्ट में होती है। तो ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब लार ग्रंथि एक्चुअल में करती क्या है? लार ग्रंथियों से लार का श्रावण किया जाता है। लार का जो मुख्य काम होता है वो भोजन को लसलसा बनाना। लसलसा मतलब चिकना, ताकि यह आहार नली में आसानी से फिसल सके। दूसरा काम जो होता है वो ये है
कि लार में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनका काम होता है भोजन को पचाना। लार का जो मुख्य काम, पहला चिकनापन, दूसरा पाचन। इसमें स्टार्च के पाचन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक एंजाइम होता है। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि लार की भोजन को पचाने में जो भूमिका होती है उसके लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, तो वो है एमाइलेज एंजाइम। इसके अलावा इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है IgA। इसके अलावा लाइसोजाइम और लैक्टोफेरिन जैसे घटक होते हैं जो भोजन के साथ आए हुए वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मुख में कुछ स्वाद ग्रंथियां होती हैं जिनका काम होता है भोजन के स्वाद को पहचान कर हमारे मस्तिष्क को उसका अनुभव कराना। क्योंकि सीधी सी बात है, यदि भोजन स्वादिष्ट नहीं है तो भोजन ग्रहण किया ही नहीं जाएगा, और अगर भोजन ग्रहण नहीं किया गया है तो कोई मतलब ही नहीं, पाचन का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर आपको बताए हमने दांत मुख के अंदर, पहला है दांत, दूसरा है लार ग्रंथियां, और जीभ का रोल हमने पहले ही बता दिया था। जीभ के 2 रोल होते हैं, चबाते समय भोजन को पलटना और स्वाद का अनुभव करना। भोजन मुख के द्वारा चबाने के पश्चात ग्रसिका में प्रवेश करता है। ग्रसिका में एक गति होती है। कैसी गति होती है? ग्रसिका की जो पेशियां होती हैं वो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, जिसके द्वारा भोजन नीचे की ओर खिसकता है। इस गति को हम क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। इस गति के द्वारा भोजन यहां से फिसलता हुआ कहां प्रवेश करता है? आमाशय में प्रवेश करता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? आमाशय है। आमाशय एक लचीली संरचना है और ये इतनी लचीली होती है, आप इसको जितना फैलाते जाएंगे, मतलब जितना भोजन इसमें भरते जाएंगे उतना ही फैलता जाएगा। इसको आप बलून समझ सकते हैं। बलून में जितनी हवा भरेंगे वो फैलता जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं आमाशय करता क्या है। आमाशय सबसे पहला काम है भोजन को स्टोर करना, कुछ देर तक इसको रोकना, इसमें कुछ पाचक एंजाइम्स मिलाना और आमाशय से द्वारा स्रावित हुए अम्ल को इसमें मिक्स करना। तो हम बात करेंगे इसकी कि आमाशय को हम 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग जो है ये है इसका कार्डिया वाला भाग। ये जो आपको नीले कलर का भाग दिख रहा है इस भाग को हम क्या कहते हैं? कार्डिया कहते हैं। कार्डिया ये ऊपरी भाग होता है। इसके द्वारा HCl अम्ल का निर्माण किया जाता है जिसका pH मान कितना होता है? 2 होता है। अम्ल का मुख्य कार्य भोजन के द्वारा आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करना और दूसरा कार्य होता है भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ना। मतलब ये जीवाणुनाशी है और भोजन को तोड़ता है। इसके बाद जो हम दूसरे भाग की बात करते हैं वो है फंडस। ये जो इसका ऊपरी भाग है ये इसको हम कहते हैं फंडस। ये वाला भाग जो है इसको फंडस बोलते हैं। फंडस का काम होता है भोजन को कुछ समय तक रोकना और जब भूख लगती है, भूख का एहसास कैसे होता है? ये सिकुड़ता है। ये वाला भाग जब सिकुड़ता है तो कांटा चुभने जैसा एहसास होता है। तो हमारे मस्तिष्क को पता चलता है कि भोजन करना है, भोजन की आवश्यकता है, जिससे हम कहते हैं सामान्य भाषा में भूख लगता है, भूख लगी है। और तीसरा काम इसका क्या है? भोजन को रोक कर रखना। इसके बाद हम बात कर रहे थे इसके द्वारा HCl अम्ल का श्रावण किया जाता है, ये फंडस वाले भाग से। तो जब HCl अम्ल बहुत कंसंट्रेटेड होता है, भोजन को तोड़ देता है, तो इससे आमाशय की दीवारों को नुकसान कैसे नहीं पहुंचता? आमाशय मांस का ही बना हुआ है तो HCl अम्ल के प्रभाव में इसको गल जाना चाहिए। इसके लिए आमाशय की अंदरूनी परत बनी होती है जिसे हम कहते हैं म्यूकोसा। यह अम्ल के प्रभाव को कम करती है और आमाशय की अम्ल से क्या करती है? रक्षा करती है। अंत में हम आमाशय के चौथे भाग बात करेंगे। चौथे भाग को हम कहते हैं पाइलोरस। पाइलोरस से मुख्य रूप से एंजाइम्स का श्रावण होता है। पहला एंजाइम है रेनिन जो दूध को दही में परिवर्तित करता है और दूसरा है एंजाइम पेप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। आमाशय के पश्चात भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत का जो यू आकार का भाग होता है, आप यहां पर ये देख रहे हैं यू आकार का जो भाग दिख रहा है, इसे हम कहते हैं ड्यूडिनम।
ड्यूडेनम में जैसे ही भोजन पहुंचता है तो आमाशय एक स्राव रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं कैलेस्टोकाइनिन। कैलेस्टोकाइनिन जो है वो लीवर को उत्तेजित करता है और लीवर पित्त रस का स्रावण करता है जो कि पित्ताशय में स्टोर होता है। पित्ताशय से पित्त रस स्रावित होता है जिसका पीएच मान होता है 8। अभी हमने इसके पीछे पढ़ा था कि आमाशय HCl अम्ल स्रावित करता है जो भोजन के प्रभाव को कैसा कर देता है, अम्लीय कर देता है। अब चूंकि अम्लीय भोजन हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, या कहना चाहिए अम्लीय भोजन का पाचन पूरी तरह से संभव नहीं होता है। पाचन के लिए माध्यम को क्षारीय बनाना होता है और क्षारीय बनाने का काम कौन करता है? पित्तरस। इसका जो पीएच मान होता है 8 होता है। अब पित्तरस क्या क्या काम करता है? यह वसा का पाचन करता है। इसमें एक भी एंजाइम नहीं होते हैं। सबसे मुख्य बात यह होती है कि पित्तरस, जैसा कि नाम से लग रहा है कि भोजन को पचाने में मदद करता है, तो इसमें एंजाइम होंगे, लेकिन कमाल की बात यह है कि पित्तरस में कोई सा भी एक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह भोजन पचाने का काम करता है। इसके पश्चात भोजन इस ड्यूडिनम वाले भाग से खिसकते हुए आगे पहुंचता है। यहीं पर आपको जो येलो कलर की जो ग्लैंड दिख रही है, इसको हम पैंक्रियाटिक ग्लैंड या पैंक्रियाज ग्रंथि, हिंदी में इसको अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, यानी कि यह अंतःस्रावी भी है और बहिर्स्रावी भी है। अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी फिलहाल हम ये बात करेंगे कि ये दोनों प्रकार के काम करती है। हार्मोन्स भी स्रावित करती है और एंजाइम्स भी स्रावित करती है जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होते हैं। अग्नाशय ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन हमारे भोजन में आई हुई शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है और इसका नियंत्रण ये होता है सीधा सीधा सा कि ब्लड में कितनी शर्करा उपस्थित होगी। अतिरिक्त शर्करा को ये रक्त से बाहर निकालने का काम करता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे अग्नाशय का जो निचला वाला भाग है, इससे एक ये जो उत्तेजित होता है वो एक सेक्रेटिन नामक पदार्थ के द्वारा उत्तेजित होता है। अग्नाशय द्वारा 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। पहला एंजाइम है लाइपेज, दूसरा है एमाइलेज और तीसरा है ट्रिप्सिन। और हर एंजाइम का भोजन के पाचन में एक अलग काम होता है। भोजन के अलग अवयव के लिए ये पाचन का कार्य करता है। सबसे पहला है लाइपेज, ये फैट को और लिपिड को छोटे भागों में तोड़ता है। दूसरा है एमाइलेज, एमाइलेज स्टार्च के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। और अगला है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को आमाशय से स्रावित होने वाले जो एंजाइम्स है वो पेप्टोन में बदल देते हैं, और ये जो ट्रिप्सिन है ये पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। एक्चुअली होता ये है कि प्रोटीन हमारे शरीर में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है। प्रोटीन क्रमशः पेप्टोन पेप्टाइड्स में टूटता है और उसके बाद अंत में ये एमिनो एसिड्स में टूटता है और एमिनो एसिड्स के रूप में ही हमारी बॉडी में ये एब्जॉर्ब होता है। भोजन ड्यूडिनम से होते हुए, एक्चुअल में ड्यूडिनम भी ये छोटी आंत का ही हिस्सा होता है, ये आमाशय से ड्यूडिनम में प्रवेश करता है और ड्यूडिनम से होते हुए यहाँ छोटी आंत में धीरे धीरे करके आ जाता है। अब छोटी आंत जो होती है ये मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला है ड्यूडिनम, ये जो आपका यू आकार का भाग दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं? ड्यूडिनम कहते हैं। बीच वाला जो भाग है इसको हम जेजुनम कहते हैं, और जो अंत वाला भाग है ये नीचे वाला भाग, इसको हम क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। इन तीनों पार्ट्स का काम भी अलग अलग होता है। ड्यूडिनम को हिंदी में ग्रहणी कहते हैं, यह लगभग 10 इंच की होती है और भोजन को तोड़कर पाचक रस मिलाती है और कुछ एंजाइम्स भी बनाती है। दूसरा भाग है इसका जेजुनम, यह भाग लगभग 8 फीट लंबा होता है और इसमें मांसपेशियां होती हैं जो भोजन को मथने का काम करती है। मतलब भोजन जैसे दही मथते हैं ना तो और बारीक हो जाता है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, तो उसका काम ये जेजुनम करती है और उसमें पाचक रस मिलाने का कार्य करती है। अंत में हम बात करेंगे इलियम, यह छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। इलियम छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है और इसका काम भोजन को अवशोषित करना होता है। अवशोषित करने का काम कैसे होता है भोजन का? छोटी आंत का यदि हम स्ट्रक्चर देखें अंदर से, तो ये छोटी आंत है।
इसी के हम एक टुकड़े को बड़ा करके दिखा रहे हैं। ये अंदर की दीवार हो गई म्यूकोसा। म्यूकोसा में कुछ उभारनुमा संरचनाएं होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ये इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। इन विलाई में रक्त केशिकाओं का जाल फैला होता है और ये रक्त केशिकाओं के जाल फैला होता है, जो रक्त केशिकाओं से ही ये भोजन कहाँ पहुंचता है, आपके रक्त में पहुंचता है और डायरेक्टली क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो छोटी आंत है, सामान्य भाषा में देखें कि छोटी आंत करती क्या क्या है। छोटी आंत की लंबाई 22 फीट होती है, लगभग 22 फीट, एक बिल्कुल फिक्स नहीं है कि 22 फीट ही होती है, वो शरीर के साइज के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। इसमें पाचक रस और एंजाइम्स होते हैं। ये जो ठोस भोजन आया है आमाशय के द्वारा नीचे, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करती है और अंत में जो इसका इलियम वाला भाग होता है वो भोजन के अवशोषण का काम करता है, मतलब भोजन को अवशोषित करके रक्त में पहुंचाने का कार्य करता है। छोटी आंत के पश्चात भोजन यहां से बड़ी आंत में प्रवेश करता है। ये जो आपको छोटी आंत को चारों ओर से घेरे हुए वाला भाग दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन या कॉलन कहते हैं। कॉलन पुनः 6 भागों में बंटता है। सबसे पहले भाग को सीकम कहते हैं, यानी कि छोटी आंत से जब भोजन प्रवेश करता है तो सबसे पहले कहां प्रवेश करता है, सीकम से। यहां से खिसकते हुए भोजन पहुंच जाता है कहां, असेंडिंग कॉलन में। उसके बाद यहां पर पहुंचता है ये येलो वाले भाग यानी कि ट्रांसवर्स कॉलन में। इसके पश्चात ये नीले वाले भाग में जाता है डिसेंडिंग कॉलन में, और लास्ट में कहां पहुंचता है ये, सिग्मोइड कॉलन में। ये सिग्मोइड कॉलन के पश्चात यहां पर देखेंगे हम कि भोजन अंत में कहां पहुंचता है, ये रेक्टम वाले भाग में, और यहीं से भोजन का जो अपशिष्ट के रूप में भोजन बचता है पूरी तरह से अवशोषित होने के पश्चात वो इसी रेक्टम में स्टोर होता है और यहीं से इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत करती क्या क्या है। भोजन को स्टोर कर, भोजन के अपशिष्ट को स्टोर करने का काम करती है, तो आपको बता ही दिया। उसके पश्चात छोटी आंत तक में केवल भोजन का अवशोषण होता है। भोजन लिक्विड फॉर्म में आया, छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया गया। किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, खनिज, विटामिन, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स के फॉर्म में रक्त में पहुंचा दिया गया। इसके पश्चात जो जल है भोजन में उपस्थित, उसका अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। बड़ी आंत से एक और क्वेश्चन बनता है, हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग उपस्थित होता है जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स हमारे शरीर में केवल अवशेषी अंग की तरह ही उपस्थित है। अवशेषी अंग का मतलब क्या होता है, ऐसी संरचना जिसका हमारे शरीर में अब उपयोग नहीं रह गया है। पहले उपयोग था, लेकिन जैसे जैसे ही मानव शरीर विकसित होता चला गया, इसके पश्चात उस अंग की उपयोगिता घटती गई और वो एक अवशेष के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित है, जिसको हम अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। और अंत में हम बात करेंगे कि पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनते हैं में मुख्यतः कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, वो बनते हैं कहाँ, प्रोटीन के पाचन से। तो प्रोटीन का पाचन 3 चरणों में होता है। सबसे पहला आमाशय के द्वारा पेप्सिन का स्रावण होता है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। उसके पश्चात भोजन अग्नाशय के द्वारा ट्रिप्सिन का स्रावण होता है और ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। और उसके बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत से इरेप्सिन नामक पदार्थ स्रावित होता है, यानी कि इरेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है जो कि पेप्टाइड को एमिनो एसिड यानी कि अवशोषित होने वाले रूप में बदल देता है। पहले भी मैंने बताया कि भोजन केवल एमिनो एसिड के रूप में अवशोषित किया जा सकता है, तो ये एमिनो एसिड के रूप में जो तोड़ने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, इरेप्सिन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, भोजन जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है मुख के द्वारा, तो भोजन के अलग अलग नाम हो जाते हैं। पूरी आहार नाल में भोजन के अलग अलग नाम हैं। जब भोजन मुख में प्रवेश करता है तब हम उसको क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। जैसे ही भोजन खाया गया उसको हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। जब भोजन पाचन की अवस्था में होता, पच रहा होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। और जब भोजन पच चुका होता है और उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है तो उस अपशिष्ट को हम क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। तो ये भोजन के विभिन्न नाम हैं।
जो पाचन के दौरान आते हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे पोषण की। तो पोषण के जो चरण हैं वो अलग अलग चरण हैं। सामान्य रूप से यदि हम बात करें तो कोई भी जीव भोजन करता ही क्यों है? भोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ऊर्जा की प्राप्ति के लिए होता है। और ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है? सबसे पहले भोजन अंतर्ग्रहण यानी कि अंदर किया जाता है, उसके बाद भोजन का पाचन होता है, भोजन के पाचन के बाद अवशोषण होता है, और शोषण के बाद रक्त में पहुंचाने की क्रिया स्वांगीकरण, या हमारे शरीर द्वारा इसको क्या करना? ग्रहण करना, स्वांगीकरण कहलाता है। और स्वांगीकरण के पश्चात जो अपशिष्ट के रूप में भोजन बचता है उसको हम उत्सर्जित कर देते हैं, इसका उत्सर्जन। और ये जो पूरा समस्त प्रक्रम है, ये सारे चरणों को मिला के जो एक प्रोसेस बन रही है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।